हिंदी क्लब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का भूगोल, इस बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हम विषय सूची जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब अक्षांशीय देशांतर, तीसरा पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ, चौथा पढ़ना है मानचित्र, पांचवा लेसन है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां है हमारा देश भारत, आठवां है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए इस बुक का यानी भूगोल का अध्याय 1 हम शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम सौरमंडल को जानते हैं। क्या कि सौरमंडल होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से आपका एक परिवार होता है, परिवार में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, बुआ होती हैं और भी बहुत से लोग होते हैं, भैया भाभी होते हैं। उन सबको मिला के क्या बनता है, तो एक परिवार बनता है। उन सबको लेकर क्या कहते हैं, एक परिवार कहते हैं, यानी उनको परिवार कहा जाता है। ठीक उसी तरह से सौरमंडल भी है। तो जिस तरह से आपके परिवार में एक मुखिया होते हैं ना, तो आपके परिवार का मुखिया कौन कहलाता है, तो आपके दादाजी, यानी उन्हीं के ऊपर सबका भार रहता है। तो वो परिवार के क्या कहलाए, मुखिया कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से सौरमंडल का भी एक मुखिया है और उनका नाम क्या है, सूर्य। सौरमंडल के जो मुखिया है उनका नाम है सूर्य। याद रखिएगा, सौरमंडल के मुखिया का नाम है सूर्य। अब सौरमंडल के जो मुखिया हैं वो सूर्य हैं और उनके अंदर जो परिवार है वो कौन है, तो ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र है, ये सब क्या है, ये उनका परिवार है। अब उसमें पृथ्वी भी है, उस ग्रह में पृथ्वी भी है जो जिस पे हमारा जीवन क्या है, संभव है। पृथ्वी पर ही हमारा जीवन संभव है। इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, यानी पूरा चंद्रमा को, गोल चंद्रमा को हम लोग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हो जाती है, अमावस्या आ जाती है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है, यानी उसके बाद पूरा चंद्रमा आपको नहीं दिखेगा, आधा ही चंद्रमा दिखेगा। तो क्या कहलाएगा, उसके बाद से अमावस्या हो जाता है, यानी 15 दिन के बाद अमावस्या हो जाता है। सूर्य। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अब आप लोग कभी ये कल्पना किए हैं कि आखिर रात में जो तारे हमको दिखते हैं, जो मतलब चमकता हुआ, जिसे आप लोग देखते हैं, असंख्य तारे चमक रहे हैं आसमान में, वो चमकीली वस्तु आपको दिखाई देती है, आखिर वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देती है? सोचिए इस चीज़ को। तो वो दिन में इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो काफ़ी तेज होता है, यानी उसका प्रकाश इतना तीव्र होता है कि जो आकाश में चमचमाती हुई तारे हमको रात में नजर आती है वो दिन में नजर नहीं आती है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ध्यान से समझिएगा, सूर्य सौरमंडल के किस में स्थित है, तो केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह क्या है, बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यह जो है बहुत ही अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल है ना, उसी से सौरमंडल को क्या किया रहता है, बांधे रहता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा मिलता है। किसको, तो सौर मंडल में। ठीक है, सौर मंडल में सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। बहुत अत्यधिक तेज और ऊष्मा को हम लोग इसका महसूस अभी नहीं करते हैं। ये हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। तब हम अभी इस मौसम में यदि जाके धूप में बैठ जाएं तो हमको महसूस होगा ना कि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तेज धूप लग रहा है। तो जरा सोचिए, ये हमसे इतना दूर है तो इसमें इतना तेज है, तो ये अगर इसके थोड़ा नज़दीक हम जाएं तो इसमें कितना तेज होगा, है ना। क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। क्योंकि सूर्य जो है वो नज़दीक का तारा है, सूर्य नज़दीक का तारा है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत दूर है। ठीक है, नीचे से हम जब देखते हैं तो सूर्य दूरी पर दिखाई देता है ना, अभी नज़दीक है तो सोचिए वो दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सोचिए, सूर्य पृथ्वी से यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब उसकी तेज हमें इतना तेज समझ में आती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सोचिए, यानी पहला भी नहीं है, पहला बुध है, उसके बाद कौन सा है, शुक्र है, उसके बाद ना पृथ्वी है, तो ये तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में यह कौन सा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। खगोलीय पिंड।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि खगोलीय पिंड किस आकार के होते हैं, तो बड़े आकार के होते हैं, और कैसा होते हैं, तो गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं, तो आंसर आप दे सकते हैं कि ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है। इनके पास क्या है, अपनी ऊष्मा है और प्रकाश है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। नक्षत्र मंडल, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नक्षत्र मंडल उसे कहते हैं जो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति हो, उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। स्मॉल वियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तारा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो प्राचीन काल के लोग होते थे वो दिशा को समझने के लिए तारों का सहायता लेते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो उत्तरी तारा है उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। जो उत्तरी तारा है उसे क्या कहा जाता है, ध्रुव तारा। उत्तरी तारा, ध्रुव तारा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब आइए ग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। यानी कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। चूंकि ये पिंड है और इन्हीं पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह। और वो पिंड जो खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं है और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, प्लेनेट। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। खगोल शास्त्री, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पृथ्वी, जिसके बारे में हमें पढ़ना था, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हम लोग किस पे रहते हैं, पृथ्वी पर, एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। इसमें हमें प्रकाश किससे मिलती है, तो सूर्य से मिलती है, और ऊष्मा भी हमें सूर्य से मिलती है। यानी सूर्य से ही ये प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सूर्य है। और इसके बाद के जो तारे हैं वो पृथ्वी से काफ़ी दूर है। अब सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे क्या है, नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, जब आप चंद्रमा पर जाकर सूर्य को देखेंगे ना, तो एकदम गोल बॉल की तरह नीली दिखाई देगी। और जब हम चंद्रमा से जाकर पृथ्वी को देखते हैं तो हमको ऐसी दिखाई देती है। और चंद्रमा को देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। अब देखिए, चंद्रमा हमें नीचे से भी गोल दिखाई देता है, गोल दिखाई देगा ना चंद्रमा। और जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो पृथ्वी हमें कैसे दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है। जिस तरह से आसमान में चांद लटका हुआ दिखाई देता है ना, ठीक उसी तरह से जब हम चंद्रमा पे जाकर पृथ्वी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी लटकती हुई दिखाई दे रही है।
कह रहे कि यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ये भी चांद की तरह चमकती हुई दिखती है जब हम चांद से इसको देखते हैं, यानी जब हम चांद पर जाकर इसको देखते हैं। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है, ध्रुवों के पास क्या है, चिपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। वायु में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब देखिए पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है, क्योंकि हमें यहाँ खाने के लिए हर चीज़ उपलब्ध मिल जाता है। गैस है, ऑक्सीजन है जिससे हम सांस ले पाते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमको पानी मिल जाता है। इसीलिए सौरमंडल का सबसे जो अद्भुत ग्रह माना जाता है वो किसको माना जाता है, पृथ्वी को। याद रखिएगा, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह पृथ्वी है। छल्ले, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। जो बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है, उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इन छल्लों को हम लोग दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। उपग्रह, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। एक ग्रह है और फिर क्या आता है, उपग्रह आता है। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। यहाँ पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, यहाँ पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। चूंकि पृथ्वी का उपग्रह ही चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह जो है वो क्या है, कौन सा है, तो चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह हैं। 8 अन्य ग्रह है जो पृथ्वी के समान है। सूर्य से प्रकाश एवं समान 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये ग्रह सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं, ऊष्मा। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ये जो ग्रह है यानी कुछ इनके उपग्रह भी हैं। एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए इनका क्रम देखिए कैसे चलता है। अब सूर्य हो गए यानी जो सौरमंडल के मुखिया हैं, ग्रह हो गए यानी उनका परिवार, उनका बाल बच्चा समझ लीजिए हो गए। तो वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं यानी गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब इन ग्रहों के उपग्रह भी हैं, इन कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं। जैसे पृथ्वी ग्रह है तो उसका उपग्रह चंद्रमा हो गया। तो जिस प्रकार से सूर्य का चक्कर ये ग्रह लगाते हैं यानी सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, उसी प्रकार से पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वायु सौरमंडल को पढ़ते हैं फिर से। सूर्य 9 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो 8 ग्रह यहाँ बताया गया और यहाँ 9 ग्रह कैसे आ गया। तो सोचने की जरूरत नहीं है, पहले 9 ग्रह ही थे। 9 ग्रह में एक ग्रह जो था उसको क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया, यानी उसको ग्रहों से निकालकर क्षुद्र ग्रह की उपाधि दे दी गई। इसीलिए अब 8 ग्रह हैं। तो यहाँ दिखा रहा है कि सूर्य, 9 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उसे कौन परिवार का नाम देते हैं, सौर परिवार का। सौर परिवार का मुखिया सूर्य, आपको हम पहले ही बताए थे। सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूर्य है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आया ना यहाँ, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी। आपको हम पहले बताए थे, पृथ्वी तीसरा ग्रह आता है। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। आया कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। ये 8 ग्रह हैं। और एक ग्रह था प्लूटो, 9वां ग्रह है प्लूटो, जिसको क्षुद्र ग्रह की उपाधि दे दी गई, यानी इन ग्रहों से उसको बाहर निकाल दिया गया। ज्योतिग्राफी, ज्योतिग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है।
यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। यह किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें हम शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया, अर्थ है लिखना, यानी जियो का अर्थ क्या है? 3 शब्द से मिलकर ये बना है। लॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री यानी पृथ्वी का मापन, आइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। कक्षा, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अभी आपने पढ़ा कि ये लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आप कह सकते हैं वो कक्षा कहलाते हैं। बुध, आइए बुध के बारे में पढ़ते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। जो बुध है वो सूर्य से सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, यानी 88 दिन लगते हैं इसको सूर्य का चक्कर लगाने में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, इसलिए इसको क्या माना जाता है? जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। दूसरा रीजन है कि इसका आकार जो है वो जिस तरह से पृथ्वी का आकार है उसी तरह से इसका भी आकार है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन हो सकता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, उसका नाम बताइए। आंसर दे देगा शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। आप लोग उसमें क्या डालिएगा? मंगल भी है क्या? मंगल नहीं ना है, तो उसमें आप शुक्र डालिएगा, उसमें बुध भी दे सकता है। भाई ये प्लूटो को पढ़ते हैं। अभी हम बताए थे जो 9वां ग्रह था वो कौन सा था? प्लूटो। तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, पहले प्लूटो भी ग्रह ही था। वहाँ 9 ग्रह का जिक्र किया था ना, तो उसमें प्लूटो ही वो ग्रह था जिसको हमने बताया कि इसको निकाल दिया गया। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रह किस प्रकार से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। आइए हम नीला ग्रह के बारे में जानते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। पहले ही बताएं कि पृथ्वी किस रंग की दिखाई पड़ती है, तो नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। यानी पृथ्वी का 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यानी चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, आप लोग जानते हैं वो कौन सा है? तो चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जब वो अपना पूरा चक्कर कर लेता है और अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है, इसी कारण इसका एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। कह रहे चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी ही ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ वायु और हमें पानी इस तरह का और खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल सकती, क्योंकि इसका सतह जो है उस पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जब पूर्णिमा का दिन आएगा उस समय इनकी छाया को हम देख सकते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे चांद पर पहुंचने वाले, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और उन्होंने देखा कि चंद्रमा पर से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, तो नीली दिखाई देती है। कृत्रिम पिंड, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है
यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और पृथ्वी की कक्षा जो पृथ्वी है उसमें इसको स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कह रहा है कि तारों और ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही ये भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। जो क्षुद्र ग्रह है ये ग्रह के ही एक अंश है, उन्हीं से वो टूट गए और टूटकर अलग हो गए, और वो भी उसी तरह से सूर्य का परिक्रमा यानी चक्कर करते हैं जिस तरह से ग्रह करते हैं। आइए उल्का पिंड के बारे में जानते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी सूर्य के चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। आकाशगंगा, लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में एक लंबी चौड़ी सी सफ़ेद चमकती हुई चादर की तरह दिखाई देती है, उसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं यहाँ देखते हैं। शुक्र ग्रह की पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको पढ़ाया गया है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जो सभी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। जो ध्रुव तारा है उससे उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारा मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। चांद पृथ्वी के सबसे करीब है। जो चांद है वो पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है और ग्रह कितना होता है। पहला क्वेश्चन कि सौर मंडल का मुखिया कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रह कितने हैं। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज दो ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही एक काल्पनिक नमूना है। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी है उसी तरह से ग्लोब को भी बनाया गया है। तो हम यहाँ पे ग्लोब को समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम ग्लोब बनाते हैं। ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी को एक रेखा है जो दो बराबर भागों में काटती है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री है। अब पृथ्वी इसको दो बराबर भागों में काटती है। अब यहीं पर देखिए, इधर जाने पर ये 90 डिग्री अक्षांश जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इधर आने पर 90 डिग्री अक्षांश जिसको हम साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ देखिए कि इसमें रेखाएं खींची रहती हैं, इसके बीच में कितनी 19। तो ये हो जाता है आपका दक्षिणी और ये हो जाता है आपका उत्तरी।
अब इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं खींची हुई रहती हैं। ये तो हमारा विषुवत रेखा है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण रेखा खींची रहती है, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री होती है। ये कितनी होती है? तो 23.5 डिग्री होती है। और इसके ठीक ऊपर एक रेखा खींची हुई होती है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ये भी 23.5 डिग्री होती है। समझ पा रहे हैं आप? ये भी कितनी होती है? 23.5 डिग्री होती है। अब दो अक्षांश रेखाएं जो क्रमागत खींची गई है या क्रमबद्ध खींची गई है, उनकी बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए यहाँ एक रेखा है और एक अक्षांश रेखा यहाँ पे खींची हुई है, इनकी ये बीच की दूरी जो है वो कितनी है? तो हमेशा किसी भी जगह पे इनकी बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के टेम्परेचर को दिखाते हैं कि कहाँ पर तापमान कैसा है। अक्षांश रेखाओं का उपयोग जलवायु के निर्धारण के लिए किया जाता है। समझ गए आप अक्षांश रेखाओं का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? अब देखिए 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री दो अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो उत्तरी ध्रुव में 90 है जो खींची गई है अक्षांश रेखाएं, और दक्षिणी ध्रुव में 90 खींची गई है अक्षांश रेखाएं। अब दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो जाएगी 180 डिग्री। यहाँ पे विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री है, इसको भी हम यदि ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 181 डिग्री। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि एग्जाम में आता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई हैं, तो यदि 181 उसमें ऑप्शन देता है तो आप उसको टिक करके आइएगा, और यदि 181 नहीं देता है तो 180 ही टिक कीजिएगा। ठीक है, अब हम इतना समझ गए। अब यहाँ पे जो हमारी अक्षांश है रेखा उसको हम समझ गए हैं। अब आइए हम देशांतर रेखा को समझते हैं कि इसमें देशांतर रेखा कैसी है। तो जो दोनों ध्रुवों को, ऐसे हमने विषुवत रेखा को दिखाया था, यहाँ अक्षांश रेखाएं खींची रहती है। अब दोनों ध्रुवों को, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि यहाँ पे 0 डिग्री हो जाती है। और इस प्रकार हमारा ग्लोब बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या बन गया? हमारा ग्लोब बन गया। इसी प्रकार से खींची रहती है रेखाएं। अब इधर जो है वो 180 रेखाएं खींची रहती है, इस साइड में कितना? 180 रेखाएं, और इधर जो है 180 रेखाएं खींची रहती हैं। अब दोनों को यदि हम ऐड करें तो 180 डिग्री प्लस 180 इक्वल टू हो जाएगा 360, यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो 360 होगी। अब यहीं पर हमारा भारत यहाँ स्थित है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में यहाँ स्थित है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समय और तिथि रेखा का उपयोग यहाँ पे समझिएगा, समय और तिथि रेखा का उपयोग 1884 में किया गया था। किसी भी दो क्रमागत देशांतर के बीच समय का अंतर 4 मिनट के होता है। किसी भी दो देशांतर के बीच क्रमागत रेखाओं का समय जो होता है वो कितना होता है? तो 4 मिनट का होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हमने बनाया था देशांतर रेखा, तो ये जो 0 डिग्री का देशांतर रेखा ना, इसको हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा भी कहा जाता है। इसे प्रमुख या म्योत्तर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रमुख या म्योत्तर भी कहा जाएगा, आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें जो रेखाएं हैं यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है, इस तरह से हमारा ग्लोब बनकर तैयार हुआ था। अब जो है यहाँ पे 180 डिग्री बताया हमने आपको, और इधर जाती है 180 डिग्री। दो देशांतर की मध्य की दूरी, जो दो देशांतर है उसकी मध्य की दूरी हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको हो जाएगी तो 111.3 किलोमीटर, यानी कुछ अक्षांश रेखाओं से मिलती जुलती इसकी दूरी होगी। और मध्य की विषुवत रेखा पर समझिएगा, ये विषुवत रेखा है, इसके मध्य पर इसकी दूरी हो जाएगी 111.3 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी इसकी हो जाएगी क्या? 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 360 डिग्री देशांतर रेखा हम लोग पढ़ लिए, और
अक्षांश रेखा कितनी है इसके बारे में भी पढ़ लिए। अब आइए इस चैप्टर को आगे देखते हैं। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पृथ्वी पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। लेसन 1 में आपने पढ़ा था कि पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी सी जाके चिपटी हुई है और मध्य में थोड़ी सी क्या है, उभरी हुई है। ग्लोब, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा। ग्लोब पर देशों, उपमहाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। पृथ्वी भी हमारे अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। आपको हमने यहाँ समझाया था ग्लोब को बनाकर, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। विषुवत वृत्त को भी आपने समझा। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इस रेखा के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अभी आप लोग को हमने बताया था एक हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी गोलार्ध और कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा के बारे में भी आपने पढ़ा भी। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समानांतर वृत्त हमने ऐसे बनाया था, एक वृत्त, इसमें एक रेखा खींची हुई थी जो थी 0 डिग्री, इसको हमने कहा विषुवत वृत्त। इधर का नॉर्थ पोल और इधर का साउथ पोल जो हो गया आपका क्या, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी को हमें यहाँ समझना है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। चूँकि शून्य बताया था आपको, चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। कह रहा है कि चारों ओर, यानी ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके चारों ओर की दूरी जो है, इसके चारों ओर की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, यानी 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश। इसका माप कितना हो जाएगा, 360 अंश। तो जब 360 अंश होगा तो इसका एक अंश कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ पे हमने आपको ऐसे वृत्त बना के बताया था, इधर आ जाता है, ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाएगा 90 अंश, जो यहाँ पर आपका विषुवत था, इधर जाएगा दक्षिणी अक्षांश जो 90 अंश यहाँ दर्शाएगा इसको दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी अक्षांश। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी वृत्त का अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव है, ठीक इसके नीचे दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ है उत्तरी शीत कटिबंध, यहाँ हमने आपको एक वृत्त बना के बताया था, ऐसे एक विषुवत रेखा बताया था यहाँ जो कि 0 डिग्री पे है। हमने आपको समझाया था कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो ऐसे खींची हुई है। तो एक था कर्क और एक था क्या, मकर, और यहाँ पे आपका एक था 66.5 डिग्री, इसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसको यहाँ उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है, यानी उत्तर वृत्त, ध्रुव वृत्त। और यहाँ पे एक और रेखा होता है अक्षांश में जो कि 66.5 होता है, वो होता है अंटार्कटिक रेखा। समझ गए इसको। अब आइए हम यहाँ पे इसको समझते हैं। ये है उत्तर ध्रुव जो है कि 66.5 डिग्री उत्तर, उ का मतलब होता है उत्तर। अब इसमें आता है आपका उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तर ध्रुव वृत्त, उसके बाद आता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा उष्ण कटिबंध,
और ठीक इसके ऊपर यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नीचे और उष्ण कटिबंध के ऊपर आ जाएगा कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री आप लोगों ने पढ़ा उत्तर में है। और बीच से है विषुवत, उसके ठीक नीचे है मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। और आपका है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, ये आ जाएगा आपका अंटार्कटिक में, और ये जो है ऊपर वाला ये आ जाएगा किस में, आर्कटिक रेखा में। तो यहाँ पे फिर आएगा दक्षिणी शीत कटिबंध, और ये सब किस में आएंगे, तो दक्षिणी ध्रुव में आएंगे। अब यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा। विषुवत वृत्त 0 डिग्री है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री यानी उत्तर को ही ऊ करके लिखा जाता है। दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। अब आइए हम उष्णकटिबंध के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तभी इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। अब इसे उष्णकटिबंध क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें दोपहर में सीधे सिर के ऊपर पड़ती है और इस वजह से ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए हम इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। हमारा भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए हमें अधिक गर्मी और अधिक ठंडा का अनुभव नहीं होता है, यानी दोनों ही बराबर होते हैं। शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। इस गोलार्ध में ठंड अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। देखिए यहाँ 3 कटिबंध दिया गया है। उष्ण कटिबंध, इसमें अधिक ऊष्मा होती है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो ना अधिक गर्मी का अनुभव होगा ना अधिक ठंडा का अनुभव होगा। शीत कटिबंध, इस पर सूर्य की किरणें क्षितिज पर पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हमें ठंडी का महसूस होता है। अब आइए देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर को अंशों में मापा जाता है। जो देशांतर है उसको अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी वृत्तों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर था आपका ऐसे देशांतर रेखा है, तो जब हम इधर को बढ़ेंगे, आपको हमने बताया था कि इसमें 4 मिनट की देशांतर के बीच का समय होता है 4 मिनट का, तो यहाँ इधर आएंगे तो हम 4 मिनट घट जाएगा और इधर हम बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे कह रहा है ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, और जब ध्रुव पर पहुँचता है तो ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जहाँ सभी देशांतर या मयोत्तर आपस में मिलती है, ऐसे जो था, और ये क्या हो गया, ये आपस में मिल गया। यहाँ 0 डिग्री था, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि शून्य हो जाती है, जहाँ पर सभी देशांतर या मयोत्तर आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय या मयोत्तर की लंबाई समान होती है, यानी अक्षांश से ये भिन्न है, देशांतर या मयोत्तरों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अब समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पहले के ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, फिर भी पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो सूर्य को देख के बता देते थे कि इस समय कितना समय हुआ है। जब आपके घर में बहुत अगर पहले के बुजुर्ग हैं तो उनसे घड़ी आप देखिएगा और उनसे बोलिएगा कि वो सूर्य को देख के बताएं, निश्चित ही वो सूर्य को देख के एकदम घड़ी वाला सही समय बताएंगे। तो पहले सूर्य को देख के ही लोग समय पता कर लेते थे। कहता है कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख या मयोत्तर पर
सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ग्रीनिच, इसको ग्रीनविच भी कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, क्या ये सही है? तो आप सही करेंगे। और यदि है कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है तो क्या आप इसको सही करेंगे? नहीं, ये गलत है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। ठीक है, जो पूरब में है उनका समय ग्रीनिच से क्या होगा? आगे होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तथा जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा? पीछे होगा, उनका समय पीछे होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। याद रखिएगा कि समय और तिथि का निर्धारण हम हमेशा देशांतर रेखा से करते हैं। भारतीय मानक समय याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 साढ़े 82 डिग्री पूर्व, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 82 डिग्री भी पढ़ सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स, 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। याम्योत्तर के स्थानीय मानक को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप 1 डिग्री को आप 60 मिनट मान लीजिए, इसको 60 मिनट माना जाता है। 1 डिग्री को 60 मिनट माना जाता है, 60 मिनट। अब यदि यहाँ पे यहाँ पे लगा है 82 डिग्री 30 मिनट्स, इसको हम 30 मिनट बोल रहे हैं। तो यदि यहाँ पे 2 लगे तो मिनट नहीं बोल के इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हम 82.5 डिग्री भी पढ़ सकते हैं। और इसको हम 82 डिग्री 30 मिनट पढ़ेंगे। यदि ये एक ऐसा इस तरह से दिया हो तो, एक दिया हो तो हम पढ़ेंगे। और यदि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 दे रखा हो तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे यदि मान लीजिए 2 दे रखा है तो हम इसको पढ़ेंगे क्या? सेकंड। समझ गए? अब आइए यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पाकिस्तान में हैदराबाद एवं भारत में इलाहाबाद एक ही अक्षांश 25 साढ़े 25 डिग्री उत्तर पर स्थित है। देशांतर की कुल संख्या 360 है। शीतकटिबंध ध्रुव नज़दीक पाया जाता है। प्रमुख याम्योत्तरों की मान 0 डिग्री है। दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड अक्षांशों समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का जाल है। भारत मानक याम्योत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण है। याम्योत्तर को 82.5 पूर्व के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। आज के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, यानी देशांतर रेखाएं कितनी खींची जाती है। दूसरा है अक्षांश रेखाएं कितनी खींची गई है। क्लास 6 का भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी है और वो अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी ये हो गई और यहाँ अपने अक्ष पर ये घूमती रहती है, तो इसको हम घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको सूर्य मान लीजिए। यदि इसको हम सूर्य मान लें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, यानी ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, इसको हम कहेंगे परिक्रमण गति। तो पृथ्वी की गति कितनी प्रकार की है? तो 2 प्रकार की है। पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण गति। कक्षीय समतल।
पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्षीय सतह पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। रात दिन, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सूर्य से प्रकाश कौन प्राप्त करता है? तो पृथ्वी प्राप्त करती है। पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? तो सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी गोल है, यदि हम यहाँ टार्च जलाएं, यहाँ टार्च हो गया, तो इसकी फोकस दूरी इस पे पड़ेगी और इधर क्या रहेगा? इधर अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि ये गोल है तो एक ही सतह पर ना इसको प्रकाश दिखाई देगा, दूसरी सतह पर क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा। उसी तरह से यहाँ सूर्य है, तो जब पृथ्वी गोल है तो घूमती है तो उसके एक सतह पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उस समय क्या होता है यहाँ? तो यहाँ पर दिन होता है और दूसरे भाग में रात हो जाता है। समझ गए? अब आगे पढ़ते हैं। प्रदीप्ति वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया और वह कह रहा है कि वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। इधर आपका मान लीजिए दिन हो गया और इधर हो गया रात, इधर दिन हो गया और इधर रात हो गया, तो इस वृत्त को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। दैनिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर अपने ही अक्ष पर, जैसे कि पृथ्वी का ये अक्ष हो गया, इसी पर अपना एक चक्कर वो पूरा करती है। कितने घंटे में? तो 24 घंटे में। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जब पृथ्वी घूमती है उस काल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यह पृथ्वी की कौन सी गति है? दैनिक गति है। परिक्रमण, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन का मानते हैं, यानी अपने सुविधा के लिए हम लोग इसको कितना मानते हैं? 365 दिन मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अपने सुविधा के अनुसार इसमें हम 6 घंटा क्या करते हैं? नहीं ऐड करते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बीच हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी जो है वो किस अवस्था में चक्कर लगा रही है? तो दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। किसका? तो सूर्य का। अब यहाँ आइए, यहाँ समझते हैं कि 365 दिन में अपना यह चक्कर पूरा करती है। यह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? यानी सूर्य का चक्कर ये 365 दिन में पूरा करती है। अब 365 दिन इसको हम मान लेते हैं 365 दिन और 6 घंटा। यहाँ 365 और मान लेते हैं कितना? तो 6 घंटा, 6 घंटा मान लेते हैं। यहाँ पे सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है ये इतने दिनों में, और कितने चाल से चलते हुए? तो 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए। 365 दिन और 6 घंटा, इसे हम कैसे लिखते हैं? तो 365 1/4 ऐसे लिखते हैं दिन में। अब इसको 6 से 4 में यदि हम गुना कर दें तो हो जाएगा कितना? तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 घंटा हो जाएगा।
इसीलिए फरवरी में 28 का महीना जब होता है तो हर चौथे साल में ये जाके 29 का महीना हो जाता है। समझ गए आप इस बात को? तो परिक्रमण गति से ही हमारे मौसम भी बदलते हैं। और यहाँ आपने देखा दैनिक गति, तो दैनिक गति यहाँ है। दैनिक गति से क्या होता है? दैनिक गति से रात और दिन होता है। और परिक्रमण गति से क्या होता है? तो परिक्रमण गति से मौसम बदलता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऋतुओं में परिवर्तन। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी जो है हमारी पूरे कक्ष में, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में क्या हुई है? झुकी हुई है ना। तो एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। यानी एक वर्ष में ही इन 4 ऋतुओं को बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। यानी मौसम में बदलाव पृथ्वी के स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। उत्तरी गोलार्ध। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। यहाँ आप देखिए 21 जून, इसमें आपको 21 जून दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 21 जून कहता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ये रहा आपका उत्तरी गोलार्ध, इसमें सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये जो सूर्य हो गया इसके तरफ ये क्या है? झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। यहाँ पर सूर्य की जो किरण है वो कर्क रेखा पर क्या पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जब सूर्य की किरणें इस तरफ झुकी हुई होती है तो ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जो ध्रुव के पास वाले क्षेत्र है उसमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। वहाँ सूर्य की किरणें वो कैसे पड़ती है? तो तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। यानी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। उत्तर आयान। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। यानी सूर्य की रोशनी जब तेज पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, तो वहाँ ऑटोमेटिक गर्मी अधिक पड़ेगी। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। यह क्वेश्चन हो सकता है कि 21 जून को कैसा दिन और कैसा रात होता है? तो आप यहाँ आंसर दे सकते हैं कि 21 जून को लंबा दिन और लंबा रात हो सकता है, लंबा रात होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर आयन कहते हैं। उत्तर आयनन कहते हैं। दक्षिण आयनन। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। वो लंबा पड़ेगा तो प्रकाश क्या होगा? यहाँ पे प्राप्त होगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत यानी ठीक उल्टा स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। इसके उल्टा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। जब दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी स्थिति होगी तो ऑटोमेटिक उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा होगा। यानी पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनान कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। एक क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस मौसम में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। रात एवं दिन बराबर। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। यानी रात जितना होगा उतना ही दिन होगा। इसे हम विषुव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। जब रात और दिन बराबर हो तो इसे हम विषुव कहेंगे। 23 सितंबर तथा 21 मार्च। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी? तो बसंत ऋतु हो जाएगी। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है, यानी उल्टा हो जाती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा
दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगा। यानी 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जब बसंत ऋतु है तो इधर दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को क्या हो जाएगी, शरद ऋतु हो जाएगी। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। यानी मौसम बदलते हैं किसके कारण, तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस अवस्था में घूमती है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शरद ऋतु में क्या होते हैं, दिन छोटे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए 2 क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस गति के कारण मौसम में परिवर्तन आता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। का भूगोल अध्याय 4 मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ग्लोब पर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं कि पृथ्वी पे हमें क्या देखना है, उसका अध्ययन हमें ग्लोब पर मिल जाता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ग्लोब पर यह देखना उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। चूँकि पृथ्वी हमारी गोल है, वो सतह चिपटी नहीं है, इसलिए हम उस पर मानचित्र नहीं बना सकते, ना ही दिखा सकते हैं। इसलिए हमें मानचित्र चपटी सतह पर खींचना होता है, और उस चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। एटलस, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत से मानचित्र को, मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, तो उन सबको जब एक साथ रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक या उच्चावच मानचित्र। पहला कौन सा मानचित्र है, भौतिक या उच्चावच मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र किसको कहेंगे, जिसमें पर्वत दर्शाया जा रहा हो, पठार दर्शाया जा रहा हो, मैदान हो, नदियाँ हो, यानी जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो, जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो वो क्या है, वो भौतिक मानचित्र है। एक शब्द में याद रखिएगा कि जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो, यदि वो मानचित्र हम देख रहे हैं या वो मानचित्र खींच रहे हैं तो वो मानचित्र कौन सा मानचित्र है, तो भौतिक मानचित्र है। दूसरा आता है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र यानी जो राज्य हो, नगर हो, शहर हो, गांव हो, ऐसा मानचित्र हो तो वो कौन सा मानचित्र कहलाएगा, तो वो राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क हो गया, मानचित्र वर्षा मानचित्र हो गया, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। 3 मानचित्र हम पढ़े। पहला भौतिक मानचित्र जो प्राकृतिक हो, जैसे कि पर्वत पठार हो गया, मैदान नदियाँ हो गया। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्य हो, नगर हो, शहर हो, गांव हो, ये सब दर्शाया जाए, वो राजनीतिक मानचित्र हो गया। और थीमेटिक मानचित्र वो हो गया जो सड़क हो, वर्षा उसमें दर्शाया जा रहा हो, वन उद्योग हो, ये हो गया हमारा थीमेटिक मानचित्र। अब यहाँ देखते हैं मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के
3 घटक होते हैं। पहला होता है दूरी, दूसरा होता है दिशा और तीसरा है प्रतीक। दूरी, जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। यानी कागज पर छोटी दूरी जो है वो बड़ी दूरी को व्यक्त करना होता है, तो कागज पर एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी वास्तविक दूरी तथा मानचित्र के बीच की दिखाई गई दूरी का वो अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी आपके घर और आपके विद्यालय के बीच की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर इसे 2 सेंटीमीटर की दूरी व्यक्त किया जाता है, तो इसका अभिप्राय हो जाएगा कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर में दर्शाया गया है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5 किलोमीटर। आपके रेखा चित्र का पैमाना तब हो जाएगा कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। यानी आप उस कागज पर 1 सेंटीमीटर को यदि दर्शाते हैं तो वो स्थल पे कितना बन जाएगा, तो वो 5 किलोमीटर के बराबर होगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैमाना जो है वो किसी भी मानचित्र के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आता है छोटा पैमाना। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तब कौन सा उपयोग करते हैं, तो छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। किसके लिए, बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को दिखाने के लिए। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। यानी छोटा पैमाना वाला जो मानचित्र होता है वो 5 सेंटीमीटर स्थल को दिखाएगा, स्थल में दिखाएगा कितना, 500 किलोमीटर। यानी मानचित्र में वो 5 सेंटीमीटर जो दिखेगा ना, वो स्थल पर जाके हो जाएगा 500 किलोमीटर के बराबर। इसको हम कहेंगे क्या, छोटा पैमाना वाला मानचित्र। बड़ा पैमाना, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर कितना मीटर दर्शाया जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। जो बड़ा पैमाने वाला मानचित्र है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा हमें अधिक जानकारी प्रदान करता है। अब यहाँ ये हम पढ़ते हैं दिशा के बारे में। मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। जो मानचित्र होता है उसके ऊपर में दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। उ का मतलब हो गया क्या, उत्तर। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब उत्तर रेखा का ज्ञान हो जाता है तो बाकी दिशा का भी ज्ञान हो जाता है। दिशा का ज्ञान एक तरह से आप इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मान लीजिए कहीं भी आप गए और यदि आपको दिशा का ज्ञान नहीं पता चल रहा है कि कौन सा दिशा है और आपके पास कोई दिक्सूचक यंत्र भी नहीं है जिससे आप पता कर सकें, तो एक सिंपल सा उपाय है कि आप अपना फेस सूर्य की तरफ करके खड़ा हो जाए। मान लीजिए यदि सूर्य उदय हुआ है तो तब आप दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। सूर्य की तरफ अपना फेस करके खड़ा हो जाए तो जिधर सूर्य की तरफ आपका फेस है वो पूरब दिशा हो जाएगा और जिधर आपका पीठ जाएगा वो पश्चिम हो जाएगा। और आपका जो राइट हैंड है वो क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा और लेफ्ट हैंड है वो दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो इससे भी आपको दिशा का ज्ञान मिल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रधान दिग बिंदु, 4 मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसको हम प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। दिक्सूचक, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अभी हमने बताया कि दिक्सूचक के माध्यम से हम क्या पता लगा सकते हैं, किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है। यह क्या है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो जब उत्तर दक्षिण का पता चल जाएगा तो हमें पूर्व पश्चिम का भी पता चल जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन हो सकता है कि दिक्सूचक यंत्र किसके लिए जरूरी है, माने दिक्सूचक यंत्र से हम किसका पता लगा सकते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि दिक्सूचक यंत्र से हम दिशा का पता लगा सकते हैं। प्रतीक,
यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। मानचित्र का कितना घटक है? तो 3 है। पहला था दूरी, दूसरा था दिशा और तीसरा था क्या? प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। मान लीजिए किसी मानचित्र में यदि हमें पहाड़ को दर्शाना है तो उसके लिए एक रंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रतीक बोलते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ पढ़िए रूट प्रतीक। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूट प्रतीक कहे जाते हैं। जैसे कि नीला रंग। नीला रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार और हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। लमसम सभी लोग जानते हैं कि जो हरा रंग होता है वो मैदान का होता है, मैदान हरा रंग का होता है। तो मानचित्र में उसको किस तरह से दिखाया जाता है? तो हरे रंग से। जब मैदान बनाया जाएगा तो उसको हरा रंग से दिखा दिया जाएगा। तो वो मैदान जो हो गया प्रतीक हो गया किसका? हरा रंग से प्रतीक कर दिया गया कि ये मैदान है। हरा रंग से उसको बना दिया जाएगा तो वो समझ में आ जाएगा क्या? कि ये मैदान है। तो वो मैदान का प्रतीक हो गया। हरा रंग मैदान का प्रतीक हो गया। उसी तरह से जलाशय जो है वो भी उसका प्रतीक है किसका? नीले रंग का। उसी तरह पर्वत है, उसका प्रतीक हो गया भूरा रंग। रेखाचित्र मानचित्र। हम किसी रास्ते की जानकारी के लिए कच्चा आरेखन बनाते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। उसमें पैमाना नहीं लगता है, वो बिना पैमाने का खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। कहते हैं कि हम किसी रास्ते की जानकारी के लिए कच्चा आरेखन बनाते हैं। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके स्कूल का कोई बच्चा हो या आपका मित्र ही हो और वो पूछे कि आपका घर स्कूल से कैसे जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से सीधे जाइए, उसके बाद एक मंदिर पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो ये एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बगल का जो चौथा घर है वो मेरा घर है। तो ये इस तरह का जो मानचित्र हो गया वो एक तरह का रेखाचित्र मानचित्र हो गया। खाका। एक छोटे क्षेत्र या बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र को हम खाका कहते हैं। कहते हैं कि एक छोटे क्षेत्र या बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र को हम खाका कहते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए एक क्वेश्चन है मात्र कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के कितने घटक होते हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। भूगोल अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि होता क्या है ना, आपके एक लाइक से हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है। मन करता है कि चलो भाई आगे थोड़ा सा और पढ़ा दिया जाए, थोड़ा और मन लगा के काम किया जाए ताकि आपको जल्दी से जल्दी हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म करें, इस बुक को खत्म करें और आगे पढ़ाएं। लेकिन आप लोग का लाइक ही नहीं मिलता है। देखने के लिए तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन एक आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़े और हम लोग और ज़ोरों शोर से आप लोगों के लिए अच्छे तरह से नोट्स बनाएं और आप लोग को पढ़ाया जाए। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। भूमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। कह रहा है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपटल की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। वायुमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। यहाँ वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। हमारा जो वायुमंडल है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वो 5 परत कौन कौन से हैं? तो कहता है कि इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल,
समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ये परत कौन कौन से हैं? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है तथा बहिर्मंडल है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। जो वायुमंडल है हमारा, उसमें मुख्यतः गैस है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, यानी 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21% यानी 21% तथा दूसरी गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा मात्र 1% है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन गैस है, यानी वायु में सबसे अधिक गैस जो है वो नाइट्रोजन है और उसके बाद ऑक्सीजन है और बाकी 1% है वो अन्य गैस है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। जो ऑक्सीजन है वो किसके लिए आवश्यक है? तो सांस के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन नहीं रहे तो हम मनुष्य सांस नहीं ले सकते हैं। हम लोग सांस में ऑक्सीजन को ही लेते हैं। जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जबकि नाइट्रोजन जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए, प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी जब हम ऊंचे पर जाते हैं ना तो वायुमंडल के घनत्व में क्या आ जाती है? भिन्नता आती है, यानी ऊंचाई पर ना हमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। इसका घनत्व जो है वो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वो तेजी से क्या होने लगता है? घटने लगता है। पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। आपने अक्सर सुना होगा जो पर्वतारोही हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ाई करने वाले होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के बाद तो ऑक्सीजन का घनत्व जो है वो घटता जाता है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी कारण से वो लोग अपने साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस लेके जाते हैं। कहता है कि सांस लेने के लिए कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है और इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। जलमंडल, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जो पृथ्वी हमारी है उसके बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं, यानी स्थल से भी ज़्यादा जलमंडल है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। अब आइए जीवमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जो जीवमंडल है वो एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलता है। जीवमंडल पे हमें स्थल मिल जाएगा, जल मिलेगा, हवा मिलेगा। तो ये एक सीमित क्षेत्र है जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीवमंडल पर ही सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे देगा सीटेट में कि हमारा जो जीवमंडल है उस पर क्या हमारा जीवन संभव है? तो जीवमंडल पर हमारा जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जो है सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। या एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि जीवमंडल पर जो है वो जीव रह सकते हैं। तो हाँ, जीवमंडल पर जीव भी रह सकते हैं। जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, यहाँ पर ही जीवन मौजूद है। क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि हमारा जीवन कहाँ पे मौजूद है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो जीवमंडल पर मौजूद है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादम जगत में विभक्त किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो वायु का एक महत्वपूर्ण क्या है? घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसके वृद्धि के कारण पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों का सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधे काट रहे हैं उसे नहीं काटें, यानी पौधे यदि हमारे जीवित रहेंगे तो ही हमें ऑक्सीजन दे पाएंगे और
ये जो वाहन चलते हैं सड़कों पर, जो धुआं ये हो रहा है, उससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जितना हो सके, मतलब जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही हम उपयोग करें, तब जाके हमारा ये सब जो मंडल है ये साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। देखिए, अब ऐसे भी एक क्वेश्चन सेटेड में आपको पूछा जा सकता है कि ग्रीक भाषा में लिथस का अर्थ क्या है, तो दे देगा पत्थर, मिट्टी और पत्ता, और मान लीजिए कोई फल दे दिया, तो उसमें आपको टिक किसको करना होगा, तो पत्थर को। आगे यहाँ देखिए, आपका जो 7 महाद्वीप है इसका नाम दिया हुआ है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जल राशियों को महासागर यानी महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व का जितना महासागर है वो एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप लोग को महाद्वीप दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, एशिया महाद्वीप है, फिर अटलांटिक है, और यहाँ महासागर है, हिंद महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है। तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अब यहाँ पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, यानी ये सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। देखिए, यहाँ आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, तो पूछ देगा कि विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। एडमंड हिलेरी तथा तेंजी लंग नीरगो, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजी लंग नीरगे शेरपा 29 मई 1953 यानी 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति ये थे। कौन? एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजी लांग नीरगे जो थे वो भारत के थे। जुंगो तोबेई बचेंद्री पाल, यहाँ जापान की जुंगो तोबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बचेंद्री पाल, आप लोग जानते हैं इनको, भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अब यहाँ देखिए महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि महाद्वीप 7 हैं। यहाँ भी दे रहा है कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशियों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, जैसे कि एशिया हो गया पहला, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तर अमेरिका होगा, दक्षिण अमेरिका होगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया तथा अंटार्कटिका हो गया। ये आपके 7 महाद्वीप हैं। तो आइए हम एशिया महाद्वीप को भी यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले जानते हैं उत्तरी गोलार्ध को। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। जो हमारा स्थल है जिस पे हम रहते हैं, वो उसका सबसे बड़ा जो भाग है वो हमें उत्तरी गोलार्ध में मिलता है। अब एशिया के बारे में जानते हैं। यहाँ एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आंसर आप क्या दीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है उसका नाम है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। जो हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग में फैला है। कौन सा महाद्वीप? तो एशिया महाद्वीप। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि एशिया के पश्चिम में कौन सा पर्वत है। ध्यान दीजिएगा और याद भी रखिएगा कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। कौन पर्वत? यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करती है। अब यूराल पर्वत ही
यूरोप को क्या करती है, अलग करती है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया उसके संयुक्त जो भूभाग है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये किधर स्थित है, तो एशिया के पश्चिम में स्थित है। यानी किस दिशा में स्थित है, तो एशिया के पश्चिम दिशा में स्थित है यूरोप महाद्वीप। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। यह 3 तरफ से क्या, किससे घिरा हुआ है, तो जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी हो सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया के बाद, पहला तो एशिया हो गया और एशिया के बाद अफ्रीका आता है, यानी अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है वो कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और एशिया का यूराल पर्वत कौन सा में था, तो कौन सा दिशा में था, तो पश्चिम दिशा में था। और यहाँ हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो अफ्रीका के बारे में। तो हमारे जो अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है वो किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। इसी से तीनों रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान होता है। अब यहाँ पूछ देगा कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो आप कह सकते हैं कि सहारा का जो रेगिस्तान है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। जो कहाँ है, अफ्रीका में है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि सहारा का रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप जो है वो चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील है, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। क्वेश्चन ये हो जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है नील नदी, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। आइए उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका है। पहला कौन सा है, तो एशिया है। दूसरा कौन सा है, तो अफ्रीका है। और तीसरा कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका है। कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से संकरे स्थल से जुड़ा है। जो दक्षिणी अमेरिका है उसके संकरे स्थल से ये जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। जिसे कौन सा स्थल संधि कहा जाता है, तो पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है, दक्षिण अमेरिका के संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप जो है पूरी तरफ से उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अब पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दक्षिण अमेरिका की विश्व की सबसे बड़ी नदी जो दक्षिण अमेरिका में है, या ऐसे मान लीजिए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी, जो सबसे बड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका स्थल संधि है। यहाँ पे कह रहे कि स्थल संधि स्थल का एक शंकरा भाग है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। 2 बड़े स्थलीय भाग यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक दूसरे से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ है जल संधि, पानी का शंकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से क्या कर देता है, जोड़ देता है। इसमें आप देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ है कि भारत एवं श्रीलंका के बीच जो स्थित जल संधि है उसका नाम क्या है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो विश्व का सबसे
छोटा महाद्वीप है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि द्वीपीय महाद्वीप किससे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका है वो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। दक्षिण गोलार्ध में इसलिए ये मोटी जो है बर्फ़ों से ढका रहता है। मोटी बर्फ़ की परत जो होती है उससे यह ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव जीवन नहीं है। यहाँ पे यानी अंटार्कटिका में स्थायी मानव जीवन नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ स्थित है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पढ़ते हैं नीला ग्रह के बारे में। आप लोग जानते हैं नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29 यानी 29% भाग स्थल है। आप लोग अभी इससे पहले ही पढ़े हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, उस पर सबसे अधिकता किस चीज़ की है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिकता जल की है। यानी कि 71% यानी 71% जो हमारी पृथ्वी है उस पर जल है और 29% ही स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% यानी 97% से अधिक भाग महासागरों से पाया जाता है। करें कि 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खरा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। यानी 71% तो जल है, लेकिन वो जो जल है उसमें पीने योग्य जल कितना है, तो देखिए इसमें पढ़ते हैं हम पीने योग्य कितना है। और खरा पानी तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि 97% है यहाँ खरा पानी। शेष जल का बहुत बड़ा भाग करें कि यहाँ जो है इतना अधिक खरा होता है कि मानव इसको उपयोग में नहीं ला सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यानी बहुत कम भाग जो होता है वो पीने योग्य होता है। यही कारण है कि नीला ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। यानी पृथ्वी पर तो बहुत अधिक जल है, यानी 71% जल पृथ्वी पर ही है, लेकिन 71% होने के बावजूद ही 100% में 97% पानी जो है खरा है। और उसके बाद जो बचा खुचा है वो हिम नदी और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जो थोड़ा सा बचा खुचा जल है वो हमारे पीने योग्य होता है। इसलिए कह रहा है कि नीला ग्रह पर रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। महासागरीय जल, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर प्रमुख हैं। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा आर्कटिक महासागर। वैसे महासागर तो 5 होते हैं, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहे हैं तो इसमें 4 ही दिया हुआ है। तो आइए हम इन 4 महासागरों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा भाग है क्योंकि ये पृथ्वी पर 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। क्वेश्चन हो सकता है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में है, तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त किस महासागर में है, तो आंसर आपका होगा प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा है, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रशांत महासागर कैसा है, तो आंसर दीजिएगा आप लोग प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला बड़ा महासागर प्रशांत है और दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। अंग्रेजी भाषा के कौन से अक्षर के आकार का है, तो एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका
पूर्वी किनारे पे कौन सा है? यूरोप और अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यह महासागर जो है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। किस देश के नाम पर? तो भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह महासागर कैसा है? तो त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह उत्तर ध्रुव में स्थित है और उत्तर ध्रुव के ये चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। यह जो है वो प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। किस जल संधि के नाम से? तो बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया के से घिरा है। यह जो है वो उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से क्या है? घिरा हुआ है। यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पवन, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? तो गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। आपको पढ़ाया गया यूराल जो है वो एशिया और यूरोप को क्या करती है? अलग करती है। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका स्थल संधि से जुड़ा है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। पृथ्वी का थलमंडल भाग ठोस चट्टानों का बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का नाम एक देश यानी भारत देश के नाम पर रखा गया है। जीवमंडल स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर को क्या कहते हैं? तो उसको एवरेस्ट कहते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।